देखो अगेन ये क्वेश्चन नंबर 3 है एचसी वर्मा का, सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक्चुअल में इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जब आपका फुल प्रैक्टिस हुआ रहेगा और आपको करना है तो ऐसा क्वेश्चन आपको एक्चुअल में 2 मिनट में करना होता है फुल स्पीड के बाद। मतलब जब आप 12 स्टैंडर्ड में जाओगे, आपका पोर्शन कंप्लीट होगा तब। तो इसे कैसे करना है, मतलब अभी तो ठीक है, अभी आपको 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकता है, डिपेंड, ठीक है। बट अभी ये क्वेश्चन में क्या क्या दिए, पहले क्या करेंगे हम लोग, 7 होमोजेनियस ब्रिक्स है, ऐसे ब्रिक्स ऑफ लेंथ L and they are arranged and shown in the figure. Each brick is displaced with respect to the one in contact by L by 10. मतलब ये कितना है, L by 10. Find the x coordinate of the center of mass related to the origin. origin यहाँ पे है। अब एक्चुअली एक चीज समझो, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ और एक एक पॉइंट्स लिखते जाता हूँ, ठीक है। ये ओरिजिन है, तो जो पहला पॉइंट है मतलब पहला मास है, अब इसको हर एक को क्या करेंगे अपन, पॉइंट मास देखेंगे ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉइंट मास देखेंगे और वो पॉइंट मास एंड फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है, तो इसके ये जो है ये नहीं पूछा है, फाइंड क्या एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या लगेगा, हाइट भी लगेगा ना इसका, ब्रिक्स कितने, ये साइज भी लगेगा हाइट इसका, तो इसकी जरूरत अभी नहीं है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है। तो सबसे पहला वाला जो ब्रिक है वो कहां पे रहेगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे रहेगा, इधर ना। फिर दूसरे का किधर, इधर, कितना शिफ्ट L by 10। फिर तीसरे का किधर, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, L by 10, L by 10, L by 10। फिर देखो इसका क्या है, सेम, इसका और इसका सेम, और इसका और इसका सेम है, ठीक है। मतलब एक ये होगा, दूसरा कहां पे होगा, L by 10 यहां पे, फिर तीसरा L by 10 यहां पे, तो इधर तक पहुंच गए। चौथा L by 10। अब ये वापस क्या, L by 10, ये इधर, और ये फाइनली इधर। सबको समझ में आया। ऐसे कितने मासेस है, 7 मासेस है। अब हर एक का ये जो कोऑर्डिनेट है वो किधर है, हर एक का ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है आपको। ये टोटल L है, तो ये कितना हुआ, L by 2, ठीक है। इसमें L by 2 प्लस L by 10, इसमें L by 2 प्लस 2 इंटू L by 10 ना, L by 10 प्लस L by 10, और इसमें L by 2 प्लस 3L by 10। फिर बाद में ये और ये वाला चीज क्या होगा, सेम, ये वाला चीज सेम। सबका मास क्या होगा, इक्वल, ठीक है। तो मतलब हर एक का मास, ये m मास यहाँ पे रखा है, m मास यहाँ पे, m मास यहाँ पे। अब दोनों को देखो, ये दो सेम ही है, ये दो सेम ही है, ये दो सेम ही है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, ऐसा करते करते m7 x7, ऐसा, ठीक है, डिवाइड बाय सारे मासेस। बट इसमें जो दो मासेस है, ये दो मासेस क्या है, सेम है, नहीं कैंसिल नहीं होंगे, सेम है, तो क्या है 2 टाइम्स। तो पहले क्या होगा, 2 टाइम्स m, मतलब m इंटू क्या, L by 2, मतलब m इंटू L by 2, ये भी m इंटू L by 2, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट पूछा ही नहीं है। y कोऑर्डिनेट होगा तो अपने को हाइट पता चले, तो उससे y कोऑर्डिनेट भी मिल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका क्या होगा, अगेन 2 टाइम्स m इंटू क्या, L by 2 प्लस L by 10, मतलब कितना था वो, 6L by 10। फिर इसमें अगेन 2 टाइम्स m इंटू क्या, ये L by, एक्चुअली L by 5 है ना, तो कितना हुआ 7L by 10। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लस ये कितना है, 8L by 10, तो ये एक ही है, तो प्लस m इंटू 8L by 10, तो एक ही मास है, बाकी सब देखो दो मासेस थे। डिवाइड बाय क्या करेंगे, 7 है, बस ये इसका आंसर है ना। नहीं वो तो मैंने, वो ऑब्वियसली वो तो नहीं वो तो ओरिजिन पे, हाँ ये थोड़ा सा ऊपर, वो मैंने ड्रॉ, आप समझ लो ना, वो ड्रॉ मैंने थोड़ा सा वैसा किया है, ठीक है। क्योंकि हाइट भी नहीं है तो चलेगा ना, हाँ चल जाएगा, क्योंकि अपने को y कोऑर्डिनेट पूछा नहीं है इसीलिए।
बट एक्चुअली पता है आपको वाई कोऑर्डिनेट डायरेक्टली मिल सकता है ना, आपको वाई कोऑर्डिनेट निकलने की जरूरत नहीं। कहाँ पे? बस इधर इधर एग्जैक्टली बीच में। यस एग्जैक्टली कहाँ पे? यहाँ पे ना। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा? क्योंकि इधर सिमेट्रिक है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट तो इधर ही रहेगा, तो इधर ही डायरेक्टली लिख दे देंगे। और ये जो भी आएगा एक्स कोऑर्डिनेट एंड एक्स इधर से आएगा, वाई कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली इसका जो पूरा हाइट होगा h/2, मतलब इसकी सपोज हाइट h है तो h/2, तो इसका y कोऑर्डिनेट h/2 रहेगा। और x कोऑर्डिनेट जो भी ये आएगा, ये कितना है x कोऑर्डिनेट? हाँ 22/35। बस सबको समझ में आया? चलो सुनो, अब इसमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के कम सबसे सिंपल तरीका, सब लोग यहां पे देखो। सबसे पहले ये चीज क्या था, वो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस मास डेंसिटी। भाई याद है कि नहीं? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग फिर dm/dA, ये किसके लिए करना होता है? जब इंटीग्रेशन का वाला काम आता है। ठीक है, तो सरफेस मास डेंसिटी के एकदम सिंपल सम, जैसे यहाँ पे एक ये है, ये 2D ऑब्जेक्ट्स है। 2D ऑब्जेक्ट्स का मतलब प्लेट, डिस्क, ऐसे चीजें जो होती है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर ऐसे 3 ऐसे रखे हुए, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए आजू बाजू में, और इनका बोला कि इनका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है मुझे। तो एकदम सिंपल सी बात है। अब हाँ, अब सपोज इसका सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है, इसका सिग्मा 3 है, ऐसा अलग अलग है, तो इसके मासेस कैसे मिलते हैं अपन? और इसका सपोज एरिया 1 A1 है, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3 चलते रहेगा। हाँ, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? m1x1 प्लस क्या m2x2 प्लस m3x3, ऐसे चलते रहेगा, डिवाइड बाय क्या m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस चलता रहेगा। अब एक्चुअल में देखा जाए तो m1 की जगह यहाँ पे क्या डालना होता है? हाँ, सिग्मा 1 A1 x1 प्लस सिग्मा 2 A2 x2 प्लस सिग्मा 3 A3 x3 प्लस ऐसे करके चलता रहेगा। सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2 प्लस सिग्मा 3 A3। अब इसमें ये डायरेक्टली सपोज मैंने ऐसे बोला, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सारे डेंसिटीज क्या है? सेम। तो ये पूरा का पूरा टर्म सिग्मा 1 सिग्मा 2 सब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? A1 x1 प्लस, तो मतलब मेरा एक और फॉर्मूला बन गया। जैसे मासेस का फॉर्मूला था वैसे ही ये फॉर्मूला हो गया। तो मासेस को रिप्लेस करके अपन ने क्या डाल दिया? एरिया। सिमिलरली जो डेंसिटी था वो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, या dm/dv ऐसा भी लिखते हैं अपन। और डेंसिटी सेम होगा, मतलब यहाँ पे सपोज है ये 3D ऑब्जेक्ट्स है, 3D ऑब्जेक्ट्स मतलब डेंसिटी होगा ना 3D के लिए, तो 3D ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ये है, फिर ये है, ठीक है, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट नंबर 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? V1 V2 V3। तो ये चीज सेम चीज एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अब m1 x1 की जगह क्या डालेंगे अपन? ρ1 V1 इंटू क्या x1 प्लस ρ2 V2 x2 प्लस ρ3 V3 x3 प्लस चलता रहेगा, डिवाइड बाय ρ1 V1 ρ2 V2। अब इस केस में भी क्या होगा बताओ? जब ये क्या रहेगा? सेम। ρ1 इज इक्वल टू ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू ρ3, ऐसे मतलब सारे के सारे डेंसिटी सेम है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होके क्या बनेगा? V1 x1 प्लस V2 x2 डिवाइड बाय V2 प्लस V3 प्लस। समझ में आया कि नहीं? अब x कोऑर्डिनेट के लिए तो सेम क्या होगा? y सेम z, मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे क्या हो सकता है? सिग्मा ऑफ क्या, बराबर ना? बराबर ना? z के लिए वो अभी लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आया? इधर भी तो इन जनरल मास m1 x1 प्लस m2 x2 के जगह पे m1 के जगह पे a1 n v1
v1 मतलब वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं। ये हम लोग डाल सकते अगर क्या सेम है, डेंसिटीज सेम है, उनके सारे ऑब्जेक्ट्स के डेंसिटीज सेम है। अब ये वाला चीज भी काम में आते हैं, तो थ्योरी में ऐसे जैसे लिख के रखो, ये चीज ये लिख के रखो। हाँ लास्ट टाइम लिखा था एकदम एंड में, बट अभी ये लिखो। उधर इधर तक मैंने खत्म किया था, सेंटर ऑफ मास एंड उसका मोमेंट खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, लीनियर मोमेंटम। चलो तो अभी एकदम सिंपल, अब सेंटर ऑफ मास अपने को क्या करना है, अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। बट अभी सेंटर ऑफ मास कैसे, पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको नॉर्मल वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अब एक बड़ा सा ये डिस्क है, ठीक है, ये देखो ये डिस्क है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, बराबर ना। और उसी के ऊपर ओवरलैप करके मैंने ये डिस्क रखा है, ये ओवरलैप करके डिस्क रखा है ऐसे। इसकी भी डेंसिटी क्या है, मतलब रो, मतलब वो स्फीयर होना चाहिए, राइट। इसका जो रेडियस है, ये सेंटर है, इसका रेडियस यहां पे दिया है r। तो अब ये दो डिस्क एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो बोला है कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो अब क्या दिया है, देखो क्या दिया है, सिग्मा और सिग्मा दिया है ना, दोनों सिग्मा है। तो क्या हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यस। क्यों, क्योंकि भाई आप सिग्मा इंटू एरिया करोगे तो सिग्मा सिग्मा क्या होने वाला है, कट कट, तो वो अपना टाइम जाएगा ना उसमें, तो उससे अच्छा डायरेक्टली क्या निकाल दो, एरिया। तो पहले आप कहां पे लोगे, पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ओरिजिन लेना पड़ता है ना। तो ओरिजिन कहां पे लोगे आप, ये सेंटर पे रख दो, तो ये ओरिजिन रख दिया। अब 0,0 तो निकालो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, किधर, दूसरे जगह नहीं, दूसरे जगह सेंटर तो ये है, उसका सेंटर ये है, कहां पे होगा, कहीं होगा बीच में, कहां पे, इधर तो नहीं होगा, किधर होगा, इस तरफ होगा, कहां पे होगा भाई, ये सेंटर भी तो इधर ही है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका तो सेंटर ऑफ मास ये हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास किधर है, इधर ही है, कहां पे, r/2, 0 पे है, बराबर ना। तो भाई मतलब इन शॉर्ट क्या है कि पूरा का पूरा ये चीज मास m1 यहां पे रखा है, इसका पूरा का पूरा m2 कहां पे रखा है, भाई समझ में आया, ये m1 है, m2 है। तो x y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास क्या होगा फिर यहाँ पे, मैं लेटर लिख के रखता हूं, a1 x1 प्लस क्या a2 x2 डिवाइड बाय क्या a1 प्लस a2। अब a1 x1 कितना, a1 x1 हाँ, एरिया कितना है लेकिन उसका पाई आर स्क्वायर, मैं लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर इंटू क्या 0 प्लस a2 कितना है पाई r/2 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाय 4 इंटू क्या r/2। भैया समझ में आ रहा है मैं क्यों लिखा है ऐसा, डिवाइड बाय क्या पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्या होगा आंसर इसका, r/10, r/10 मतलब कहां पे हुआ ये चीज, कहीं तो इधर ना एकदम, तो यहां पे जो इसका सेंटर ऑफ मास है इधर कहीं तो होगा, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, और ये कितना होगा r/10, 0 मतलब r/10 यहां से r/10, 0, ठीक है। मतलब इन दोनों को एक पॉइंट में रिप्लेस करेंगे, तो पॉइंट कहां पे आएगा, सेंटर ऑफ मास पे, और उधर हम दोनों डिस्क सपोज है, तो उधर अपन ने अपनी उंगली रखी तो वो वहां पे क्या रहेगा, बैलेंस। अभी सब लोग सुनो, ये कैसे यूज करना है समझ में आया, एरिया 1 a1 x1 a2 x2 सब कैसे यूज करना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मतलब करोगे नहीं, मतलब ये क्वेश्चंस है ऑलरेडी, मतलब ये क्वेश्चंस आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो डीपीपीज में इसमें उसमें मिल जाएंगे। एक ऐसा क्यूब दिया है,
लिखो मत कुछ अभी, फिर देखो। एक क्यूब दिया है और क्यूब के बाजू में एक स्फीयर दिया है, समझ में आ रहा है? दोनों का डेंसिटी क्या है? सेम। बोला इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फिर? v1x1 प्लस v2x2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। सपोज दोनों का डेंसिटीज अलग अलग है, तो फिर मासेस निकालने पड़ेंगे। मासेस कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से मासेस निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे? कंटिन्यूस मास से एक पॉइंट मासेस से फिर आगे। हाँ, ठीक है, ये सबको समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब होता है निगेटिव मास कंसेप्ट, जो मैंने आपको बोला था पिछले बार कि निगेटिव मास कंसेप्ट क्या होता है। निगेटिव मास कंसेप्ट, देखो ये कंसेप्ट है, ये कोई है नहीं, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से हाइपोथेटिकली, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, हाइपोथेटिकली मैंने एक मास का डिस्क लिया और उसके ऊपर सेम मास का -m डिस्क रखा, निगेटिव मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 0। तो 0 मतलब क्या? कुछ है ही नहीं मास। मतलब जहां पे आपको मास है ही नहीं, वहां पे हम लोग बोल सकते कि +m एंड -m दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करके रखा है। कोई भी चीज, जैसे स्फीयर को भी मुझे 0 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? +m एंड -m कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? अब क्या करने का? निगेटिव मास कंसेप्ट में जितने भी अपने फॉर्मूलाज थे ना, एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास क्या? m1 x1 प्लस m2 x2। सपोज m2 निगेटिव है तो वहां पे क्या डालने का? माइनस। एरिया सपोज निगेटिव है तो क्या डालने का? माइनस। जो भी मास निगेटिव होंगे डेंसिटीज, तो वहां पे क्या डालना है? माइनस। तो अपना जो फॉर्मूला था, जहां भी फॉर्मूला, वहां पे सब जगह पे लिख दो प्लस एंड माइनस सिंबल्स। मतलब m1 x1 प्लस माइनस m2 x2 प्लस माइनस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस माइनस m2, मतलब जहां पे माइनस वहां पे, ठीक है। अब ये काम में कहां पे आएगा मैं आपको बता रहा हूं, पर क्यों करना है? हाँ, वही काम में कहां पे आएगा वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब एकदम सिंपल सी बात है, मैंने ये दिया एक पूरा का पूरा डिस्क, ये डिस्क है सपोज, ठीक है। अब इस डिस्क से मैंने इतना पार्ट ऑफ द डिस्क कैविटी बना दिया। कैविटी बना दिया मतलब क्या किया? यहां पे इसको निकाल दिया, होल कर दिया अंदर। तो अब तो सिंपल सी बात मुझे बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट होने वाला है? इधर कहीं तो होगा। अब बोला भाई ये सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो निगेटिव मास से मतलब अभी क्या करना है? एकदम सिंपल। ये डिस्क कैसे बना? तो दो चीज, ठीक है। देखो ये चीज कैसे बना, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा डिस्क लूंगा, पूरा का पूरा ना, ठीक है। ये पूरा का पूरा बड़ा सा डिस्क ले लिया। अब इस बड़े डिस्क में क्या करने वाले हैं? हाँ, नहीं, उसके ऊपर एक ओवरलैप, एक मास का डिस्क यहां पे ओवरलैप किया। मतलब मैंने क्या किया, यहां पे ये जो मास रखा मैंने, ये मास रखा, ये किसका रखा? जैसे सपोज इसकी डेंसिटी सिग्मा है, तो इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा कर दी। मतलब ये जो डिस्क है ना रेड वाला, उसके एग्जैक्टली नीचे वाला प्लस एम होगा, तो ऊपर वाला माइनस एम। तो प्लस माइनस एम कितना हो जाएगा? 0। 0 मतलब मास ही नहीं, मतलब क्या है? कैविटी। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? नहीं, कुछ लोग को नहीं समझ में आया। क्या किया? अरे भाई ये देखो, ये 5 उंगली है अपनी, ठीक है। अब मुझे इस उंगली को गायब करना है, कैसे करेंगे? तो काट देंगे। काटना नहीं है, इसी उंगली को, ऐसा मत बोलो भाई, ऐसा भाई, ऐसा बोलोगे तो तुम्हारी उंगली भी जाएगी, तुम्हारी उंगली तो अलग वाली जाएगी। अब सुनो, नहीं, अभी सब लोग यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे ये जो, ठीक है, अब इस उंगली को मुझे निकाल देना है, मतलब 0 करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस उंगली के ऊपर जितना इसका मास है ना, उतने ही मास का यहाँ पे क्या डाल दूंगा? नेगेटिव मास। तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब कैविटी होगी। तो सेम चीज मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा डिस्क था, इस डिस्क के ऊपर क्या किया मैंने? माइनस मास का उतना ही डिस्क रखा। तो ये हो गया माइनस मास, उसके नीचे वाला
प्लस, तो प्लस एंड माइनस कितना हो गया, 0, मतलब कैविटी बन गया, मतलब ये, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। अब दोनों का डेंसिटीज क्या है, सेम डेंसिटी होता है तो हम लोग डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ, बट एरिया का फॉर्मूला कैसे रखा हो गया? हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, तो पहले सबसे ये मैंने क्या मान लिया, 0,0, ये अपना मास m1 था। m2 मास का कहां पे था, ये रेडियस सपोज r है, r/2, 0, ये क्या था अपना मास m2, बट ये निगेटिव मास वाला था। अब यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या हुआ, a1x1 माइनस क्या, a2x2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। भाई समझ में आया कि नहीं? नहीं, मेरे को लगता है कुछ लोग को। ठीक है, अब a1, अब एरिया 1 a1 कितना है यहाँ पे, पाई r स्क्वायर, a2 कितना है यहाँ पे, पाई r स्क्वायर बाय 4, राइट? बस इसमें डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सिग्मा क्यों कटा है, क्योंकि सिग्मा दोनों, अरे भाई इसको 0 करना है तो दोनों का सिग्मा क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, सिर्फ साइन अलग होना चाहिए, इधर प्लस होगा तो उधर, तो इधर प्लस m होगा तो इधर माइनस m होगा। ठीक है, अब यहाँ पे a1 पाई r स्क्वायर इंटू 0 माइनस क्या, पाई r स्क्वायर बाय 4 इंटू r/2 डिवाइड बाय क्या, पाई r स्क्वायर माइनस बाय 4। सबको समझ में आया? अब इसमें आप करोगे, नीचे 3 2 6, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस r/6। माइनस r/6 का मतलब क्या है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में। तो भाई सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहां पे मिला, इधर मिला, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास, और उसका कोऑर्डिनेट क्या मिला, 6,0, मतलब r/6 टुवर्ड्स, आई थिंक ये राइट है तो ये लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट विथ कितना डिस्टेंस, r/6 डिस्टेंस, ऐसा करके वो आंसर आ सकता है। ठीक है, कुछ अलग दिया तो उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। किसी ने बोला सेंटर ये है, सेंटर ओरिजिन 0,0, वो दिया रहता है, या फिर ऐसा मतलब एमसीक्यू में एबीसी ऑप्शन में ऐसा रहेगा कि सेंटर ऑफ द बड़ा वाला डिस्क से r/6 टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आंसर तो आप आपके हिसाब से करो, 0,0 इधर मान के किया तो r/6 टू द लेफ्ट, तो ऐसा करके आंसर दिया रहेगा। इधर तूने 0 माना तो इधर 0,0 माना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r/0, और इसमें r प्लस r/2 मतलब कितना, 3r/2, और उसके हिसाब से फिर आंसर निकालेगा तो r माइनस r/6 वो 5r/6 आएगा, तो इधर फिर आंसर आपका 5r/6 आएगा। बट आंसर फाइनली क्या है, पोजीशन थोड़ी हो तो सेम ही रहने वाला है ना, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? लिखो इसको, ये एक क्वेश्चन लिखो, उसको बोलो निगेटिव मास कंसेप्ट। निगेटिव मास कंसेप्ट के यहाँ पे एक चीज सिर्फ इतना लिखो, निगेटिव मास मतलब क्या यूज करना है, प्लस m माइनस m करके कितना होता है, 0। इसका मतलब होता है कैविटी। व्हेनेवर देयर इज कैविटी आपको क्या करना है, m माइनस m कितना होता है, 0। तो एक प्लस m का एक माइनस m का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना होता है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा इसके बाद, वो 2 क्वेश्चंस से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे निकालना होता है, जिससे अपना सेंटर ऑफ मास खत्म होता है। चैप्टर तो सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, सब टॉपिक सेंटर ऑफ मास है। सिर्फ सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन हुआ है, अब इसको लेके क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे, इंपल्स देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे, और फाइनली रॉकेट उड़ेगा, जिसका कुछ काम नहीं है। रॉकेट प्रोपल्शन करके क्लास का है, कुछ काम नहीं, घटिया चीज है वो, मतलब वो एडवांस में से पूछता नहीं है। चलो ये क्वेश्चन आप लोग करो, इसी के ऊपर का क्वेश्चन है। अब यहां पे एक प्लेट है इस तरीके से, नहीं एक पहले प्लेट का करता है, और देखो प्लेट को कैसे, ये प्लेट है, साइड लेंथ कितना है इसका, a। अब इस प्लेट को मैंने इसका 1/4 प्लेट क्या कर दिया, तो इसका देखो पूरी प्लेट होती तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होता, सेंटर पे। अब इसने काट दिया तो कहां पे होगा, कहीं तो इधर ना,
बट वो एग्जैक्टली कहां पे होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, सुनो, ये सेम क्वेश्चन किस में बन सकता है? क्यूब में भी। पूरा एक क्यूब 3 डायमेंशन में एक पार्ट ऑफ द क्यूब क्या कर दिया, निकाल दिया, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट होगा? वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आएगा उसमें। बट अभी पहले आप एक्स वाई करो, एक्स वाई जेड के लिए आप वो होमवर्क। आपको समझ में आ गया कैसे बनेगा? ये पूरा का पूरा क्या हो गया, स्क्वायर प्लेट। ये स्क्वायर प्लेट के ऊपर ये पूरा का पूरा ऐसा स्क्वायर प्लेट है, उसके ऊपर क्या रखा अपन ने, निगेटिव मास का इतना वाला प्लेट रखा। अब इसका माइनस सिग्मा है, इसका क्या है, प्लस सिग्मा। अब क्या होने वाला है, इन दोनों से ये माइनस और ये प्लस क्या करेगा, जीरो करके क्या बनेगा, कैविटी। कैविटी बन गया मतलब ये बन गया। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, दोनों का क्या करने का, सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे अपन ने 0,0 पकड़ा, m1। इसका क्या होगा भाई, ये a/2 है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगी, अरे भाई ये कंप्लीटली a है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, a/2। तो ये चीज क्या हो जाएगा, a/4, a/4। भाई समझ में आ रहा है या नहीं समझा? हाँ, तो ये था कौन सा मास, नेगेटिव मास, m2 मास। अब m1x1 प्लस m2x2 नहीं, m1x1 माइनस m2x2। बट अभी डेंसिटी सेम है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हाँ, a1x1 माइनस क्या, a2x2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2। अब आपको पता है x एंड y कोऑर्डिनेट दोनों सेम आने वाले हैं, तो x एंड y दोनों सेम है। आपने y निकाला वो भी सेम ही आएगा, x भी सेम ही आएगा, तो दो बार निकालो मत, निकाला होगा तो ठीक है। ठीक है, a1 कितना है, a1 कितना है यहाँ पे, a स्क्वायर। a2 कितना है, a/2 इंटू a/2 कितना, a स्क्वायर बाई 4। अरे भाई समझ में आया बस, तो a स्क्वायर इंटू क्या, 0 माइनस a स्क्वायर बाई 4 इंटू a/4 डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। कितना आएगा आंसर, माइनस a/12। तो इसका आंसर है -a/12। तो -a/12 मतलब ये कहां पे आएगा, तो इधर x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा -a/12, -a/12। सबको समझ में आया? ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। वो मासेस वगैरह नहीं, मासेस एरियाज तो लेना ही पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट है ना, सेम मासेस नहीं है ना, प्रोपोर्शनेट। ये m/4 मास है, तो ये पूरा ऐसा, तो वो सब करना ही पड़ेगा। ये सबको समझ में, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। इसके दो होमवर्क एग्जांपल, होमवर्क क्वेश्चंस है। ठीक है, HCV से नहीं, यहां से मैं यहां पे दे रहा हूं। HCV से भी करना है, बट HCV में से तो होमवर्क दूंगा ही मैं, बट यहां पे देखो, यहां पे अभी जो सेम था, यहां पे है ये सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना है, r। यहां से इतनी कैविटी बनाई है। क्वेश्चन समझ में? सेम, कुछ नहीं। इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम लेना पड़ेगा, राइट। ये भी r है ना, ठीक है, वॉल्यूम लेना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। v1x1 माइनस v2x2 डिवाइड बाई v1 माइनस। ठीक है, इसमें सेम चीज है, अगेन सॉलिड स्फीयर, बट यहां पे अलग है। देखो यहां पे रेडियस r है। अब मैंने दो सॉलिड स्फीयर ऐसे यहां से दो कैविटीज की है, समझ में आ रहा है? कैविटीज दो किए हैं, और ऐसा पकड़ लो कि ये पूरा का पूरा जो है, ये मैंने r/4 रखा है, r/6 कर लेते, चलो कुछ। डायमीटर कितना है इसका, r/6, मतलब एक्चुअली डायमीटर कितना, रेडियस कितना हुआ, और ये ऐसा है, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर ऐसा। अब यहां पे मुझे बताओ, दो कैविटीज है। अब इसको स्फीयर भी ले सकते हो, डिस्क भी ले सकते हो, आपको क्या लेना है इसमें, चलो डिस्क ले लेते हैं। ठीक है, डिस्क एंड स्फीयर का भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई वो नहीं है। बट इसमें मुझे बताओ अभी कितने निगेटिव मासेस रखने पड़ेंगे, दो। तो इसका आंसर क्या होगा,
a1x1 माइनस क्या, a2x2 माइनस a3x3 डिवाइड बाय a1 माइनस a2 माइनस a3। तो यहां पे दो माइनस है और एक प्लस है। किसी ने यहां पे भी किया तो और आ जाएगा a4x4। तो चीजें समझ जाओ कि ओवरलैप कितने नेगेटिव मासेस का करना है, कितने पॉजिटिव मासेस का करना है, वो देखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? मतलब अभी समझ में तो आ गया ना, तो होमवर्क तो कर ही सकते हो आप लोग। ठीक है, एक तीसरा होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं। सिर्फ इतना समझो कि नेगेटिव मास कंसेप्ट का मतलब क्या होता है और कब माइनस, कौन सा लाइन माइनस डालना है, कौन सा प्लस डालना है, बाकी सब कुछ, और कब वो एरिया वाला, वॉल्यूम वाला। तो नेगेटिव मास में तो हमेशा एरिया वॉल्यूम वाला ही बनेगा। क्यों पता है ना? क्योंकि नेगेटिव मास करने के लिए डेंसिटी क्या होनी चाहिए? सेम, सिर्फ प्लस एंड माइनस सिंबल, तो ही तो कट होगा ना। अलग अलग डेंसिटी के मासेस अलग अलग हो जाएंगे तो कट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये समझा? बस ये एक हॉलो क्या है, हेमिस्फीयर। इसके अंदर से मैंने क्या काटा? कोन, और सॉरी मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर। इसके अंदर से मैंने कोन कट किया। ये कोन है, ये r/2 डिस्टेंस का है, ये पूरा रेडियस r है। होमवर्क सेम है, कुछ है नहीं ना इसमें। बस इसमें क्या पता होना चाहिए भाई? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r²h। ओके, करे अपन। ठीक है, अब यहां पे एकदम सिंपल सी बात समझो। अभी सेंटर ऑफ मास जो है उसका मूवमेंट कैसे होता है, मतलब मूवमेंट और वो जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब एक बात समझो, यहां पे सब ये मास m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो रहेगा। अब m1 मूव करना चालू कर दिया, इधर m2 इधर, m3 इधर, m4 इधर, तो बोलेगा सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पे मूव करेगा, किस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इन सबका एक्सेलरेशन दिया है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पोजीशन तो समझ में आ गया, बट उसी पोजीशन के साथ अभी हम लोग क्या निकालेंगे? पोजीशन तो आपको कैलकुलेट करने आ गया। पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1 क्या, r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 चलता रहेगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस चलता रहेगा। बराबर। अभी तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब भाई उससे x मिला, y मिला और z मिला। अब उससे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट ना, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, मतलब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा? dr/dt। क्या होता है dr/dt? और मुझे होता है वेलोसिटी क्या होती है? dr/dt। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ क्या? सेंटर ऑफ मास, मतलब dr/dt इक्वल टू m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt। ऐसा करते रहेंगे ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? m1 क्या, v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। भाई एकदम सिंपल ही है ना ये तो, देखो कुछ है ही नहीं इसमें। डिवाइड बाय क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, समझ में आया? इसको भी सपोज अपन ने डिफरेंशिएट किया तो क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ क्या, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस, इस पेज पे वापस में आने वाला हूं। वैसे आपको लिखना है और आपको ना हर एक लिखने के बाद दो लाइंस भी छोड़ने हैं, क्योंकि उसके अंदर अपन और बाद में कुछ रखेंगे। तो ये एक पेज पे लिखना है, कुछ एग्जांपल्स पे इसके ऊपर करेंगे, फिर इसी पेज पे वापस आएंगे। ठीक है, m3a3 प्लस डॉट 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 करके m1 प्लस, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, अब एक मिनट, इसमें मैं चलो इधर ही लिख के रख देता हूं एक बार, मतलब आपको वापस नहीं आना। इन दोनों से अपन पहले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अब जो चीजें मैं आपको जस्ट बता के रख, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस जो भी है, इसको क्या बोलते हैं अपन? टोटल मास।
ये टोटल मास है ना, ये टोटल मास को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, टोटल मास m इंटू क्या, हाँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये क्या हो गया m1v1 प्लस m2v2, मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ना कंप्लीट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऐसे राइट। सो मोमेंटम में सिर्फ सेंटर ऑफ मास का लिखता हो, मतलब बहुत सारे मासेस होंगे m1 m2 m3 m4, तो सबका मास कंबाइन करके m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एडिशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऐसे ही हो गया ना मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। सिमिलरली यहां पे भी देखो, नीचे क्या दिखेगा आपको, ये सारे m1 प्लस m2 m3 यहां पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा m इंटू क्या, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या हुआ यहां पे m1 a1 प्लस m2 a2, क्या होता है m1 a1 m2 a2 सब फोर्स, मतलब फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो गया, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब हर एक मास के ऊपर जो फोर्स लगा रहेगा F1 F2 F3 F4, वो सारा फोर्स अपन कहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सेंटर पे, और डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे लिख सकते हैं ना। देखो ना, इसका मतलब यही तो हुआ, इसलिए एफबीडी में बनाते हैं हम लोग ऐसे। एफबीडी में हम लोग सारे मासेस के ऊपर जो फोर्सेस अलग अलग होंगे वो सब एक जगह पे क्यों लाख लेके आ सकते हैं, इसके वजह से। और ये जो कंप्लीट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट फोर्स ना। सो नेट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स ऑन, तो नेट फोर्स हम लोग सेंटर ऑफ मास भी तो ड्रॉ करते हैं, तो एफबीडी क्यों ड्रॉ करते हैं समझ में आया। मुझे पहले एक बात बता सब लोग, सुनो, दो पेजेस रखो, एक पेज पे ये लिख के रखो और एक पेज पे ना मोमेंटम कंजर्वेशन करके पेज छोड़ के रखो, मतलब थ्योरी पूरी एक साथ में आ जाएगी, और फिर उसके बाद अपन एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर के, ठीक है। तो एक पेज पे ये लिख के रखो, आएंगे उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे तो आएगा। नहीं अभी छोड़ना नहीं है, अभी जगह वगैरह मत छोड़ो। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पहले क्या था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया। सो हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी हम लोग देख रहे हैं। सो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी, ठीक है, तो मोशन में है ये रिजिड बॉडीज, अभी जो भी है अपन अभी तक जो भी देख रहे हैं सब रिजिड बॉडीज। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा जहाँ पे लिक्विड एंड एयर, ठीक है, वहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल, मैंने डेमो वगैरह लिया हुआ बर्नौली प्रिंसिपल फैन, ठीक है। बट आपका जो वो वाला पार्ट है वो मतलब इसके बाद एक रोटेशनल मोशन में पढ़ाऊंगा, फिर शशांक सर पढ़ाएंगे, क्योंकि शशांक सर का इंट्रोडक्शन आपका हुआ है एक बार ना एक चैप्टर में, तो बट ध्यान में रखना शशांक सर का 12th में सबसे ज्यादा काम आएगा, पूरा 12th का जो टॉपिक से इंपॉर्टेंट वो सर लेंगे, दोनों अप्रोचेस होने चाहिए। एडवांस फॉलो के लिए उनका बहुत ही एक मास है, ऐसा पकड़ लो, देखो मैं अभी जो भी लिख रहा हूं वो ये मास वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक है। फिर यहां पे एक मास है 2m, वो जा रहा है यहां पे अगेन वेलोसिटी v, और इसका एंगल दिया है यहां पे 30 डिग्री। फिर यहां पे 3m मास है या 4m मास है जो जा रहा है ऐसे वेलोसिटी √2v, एंगल 45 डिग्री। ऐसे अलग अलग जगह पे रखे हुए मासेस, समझ रहे। बट अब उसका पोजीशन लिखा नहीं है ना, जब पोजीशन दिया होता है तो उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकालना पड़ता, पर अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब ये तीनों दिन मासेस का वेलोसिटी ऑफ क्या पूछा है, सेंटर ऑफ मास पूछा है, क्या करोगे, क्या करेंगे, हाँ m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस, तो सारे वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, आई कैप एंड जे कैप। तो आंसर आई कैप एंड जे कैप में आएगा, या किसी को एक्स एंड वाई निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, बट आप आई कैप जे कैप के टर्म्स में निकाल दो आंसर, मतलब आई कैप जे कैप में निकालो या फिर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास का निकालो, वो दोनों चीजें सेम ही है अभी आपको, ठीक है, निकालो। ओके अभी सब लोग देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहीं तो यहाँ पे रहेगा, जो भी होगा कितने मास का होगा वो 4m 2m m कितना 7m का रहेगा। अब उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पे वो पूछा है, तो सबसे पहले यहां पे क्या करोगे आप, m1 क्या v1 वेक्टर प्लस m2 v2
प्लस m3v3 डिवाइड बाय क्या रहेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब m1 v1 वेक्टर, तो पहले क्या होगा, m इंटू v j कैप। अरे भाई समझ में है कि नहीं, m2 कितना है, 2m, इसका v2 वेक्टर कितना है भाई, यहां पे क्या होगा, v क्या, cos 30 मतलब क्या, √3v/2 i कैप, और ये v sin 30 v/2 मतलब v वेक्टर, ये इसका वेक्टर क्या हुआ, √3v/2 i कैप प्लस क्या, v/2 ठीक है, और m3 4m प्लस 4m। अब ये इधर और इधर है ना, माइनस v √2v इंटू कॉस 45, तो √2v इंटू v इंटू 1/√2, तो v, तो यहां पे ये जो रहेगा ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये क्या माइनस v आई कैप, और ये क्या हो जाएगा माइनस v, दोनों माइनस में ना, तो यहाँ पे दोनों माइनस में, माइनस v आई कैप माइनस v। देखो आपके पास दो ऑप्शंस है, आइदर आंसर ही आई कैप जे कैप में निकालो, या फिर क्या x कंपोनेंट √3v/2, इसका x कंपोनेंट कितना है 0, इसका कितना है माइनस v, ऐसा करके यहां पे m1 v1 x कंपोनेंट प्लस m2 v2 x कंपोनेंट, वैसे भी कर सकते हो, आपको उसको vx x कंपोनेंट मिलेगा, एक y कंपोनेंट मिलेगा, फाइनली उसको आप आई कैप जे कैप के टर्म भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली ऐसे करो आई कैप जे कैप लिख के, तो वो आपका काम है। m2m प्लस 4m कितना हुआ 7m, तो ये इसका आंसर है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, सारे जे कैप वाले टर्म्स साथ में, mm कैंसिल हो जाएगा, और सारे आई कैप वाले टर्म साथ में, तो क्या होगा वो, ये आई कैप यहाँ पे देखो, ये -4v, हाँ बराबर, बट आई कैप कितना होगा, आई कैप 4vn √3, ठीक है, सो -4 प्लस √3v बराबर ना, डिवाइड बाय क्या 7, ये क्या हो जाएगा आई कैप, ये एक्चुअली माइनस टर्म है पूरा, ये माइनस टर्म है, मतलब सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस तरफ जाने वाला है, ठीक है, और जे कैप में क्या रहेगा -2v/7, कोई दिक्कत है इसमें। एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 आपका मतलब ये एग्जाम्पल ऐसे अपन ने ऑलरेडी आपने बहुत इसमें किया हुआ है, तो ये तो आप फटाफट निकाल दोगे इसको, बट मैं एकदम अभी इसमें उसमें भी एकदम सिंपल लेता हूं, बाकी तो ऐसे मल्टीपल पुलिस के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो बस आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाना है, उसके साथ ये लगाना है बस, बाकी कुछ नहीं। अब जैसे ये m है, ठीक है, और ये मैंने लिखा है 4m है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ g, इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए g में आएगा, मतलब g की वैल्यू 10 वगैरह मत डालो, तो इसमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे, कितना होगा। अब देखो मैंने मल्टीपल पुलिस का क्वेश्चन नहीं दिया क्योंकि मुझे उसको एनएलएम का क्लास नहीं बनाना था, ये तो मल्टीपल पुलिस देते तो उनका दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता अलग अलग, अभी इसमें एक्सेलरेशन क्या है सेम, तो इसमें आंसर फटाफट निकलेगा, बट वही क्वेश्चन मल्टीपल पुलिस वाला भी बन सकता है, हाँ इसीलिए मैंने फास्ट करने के लिए दिया ना। तो एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, गलत, अरे गलत कर रहे हो, वो तो एक्सेलरेशन है, मुझे क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, अरे भाई सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है हम लोग को। ओके यहाँ पे सब लोग देखो, आपने गलती देखो क्या करते हो लोग, मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर का फोर्स कितना है 4mg, इसका कितना है
mg, इसका एक्सेलरेशन a नीचे होगा, इसका एक्सेलरेशन a ऊपर होगा। कितना निकाला एक्सेलरेशन? अब कोई बोला सर एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल तरीका क्या है? सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। तो कितना हुआ? 4mg माइनस क्या? mg अपॉन नेट मास कितना? 5m। तो आंसर कितना है? 3g/5। ये एक्सेलरेशन तो निकाला, बट क्या एक्सेलरेशन दोनों का सेम है? इसका डायरेक्शन कहां पे? इधर। इसका एक्सेलरेशन ऊपर, जीरो भी नहीं आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब m1 कितना है यहाँ पे भाई? m1 कितना है? 4m। a1 वेक्टर कितना है? 3g/5। तो 3 मतलब क्या? माइनस 3g/5 j कैप, बराबर ना? प्लस m2 कितना है? चलो इसका m1 लिया, इसका m2 लिया। m2 इंटू a वेक्टर, a वेक्टर कितना है? m इंटू 3g/5 j कैप। अब ये j कैप वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? 4m प्लस m कितना? 5m। कितना आया आंसर? हाँ, 3g/5 करेंगे तो इधर 3 बचेगा, 3/5 3/5। तो आंसर कितना? 9/25। हाँ, माइनस 9/25। अब समझो ये 9 है, जी है, जे क्या? ये था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास मतलब नीचे जा रहा है 9/25 जी से। समझ में आया किसी सबको? हाँ, पुली मास से इसमें। अब मुझे तो इसमें मल्टीपल पुली होता तो a1 a2 क्या निकालना पड़ता अपने को? एक्चुअल न्यूटन ऑफ मोशन से, और फिर a1 a2 यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर आ जाता। अब इसमें एक सिंपल एग्जांपल गाइस, आपको समझ में कि कैसे मूव करता है वो तो समझ में आ चुका है। अब इसके एक सिंपल एग्जांपल, एक मास m है और दूसरा मास सपोज 2m है। इसको वेलोसिटी v0 से ऊपर थ्रो किया, इसको 2v0 से नीचे थ्रो किया, और दोनों का हाइट h है, ठीक है? तो इसमें सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होगा? मतलब मुझे सेंटर ऑफ मास का मोशन जानना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास का क्या? पोजीशन। उसके बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ठीक है? तो मुझे क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ, जैसे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीनों दिन निकालो जरा एक बार, बताओ। दोनों, हाँ, मतलब m एंड 2m को रिप्लेस करके मुझे किस में करना है अभी? एक मास जो सेंटर ऑफ मास, दोनों जब ऐसे मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा? पहले इसका आंसर ढूंढ लेते हैं गाइस। पहले मुझे तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फिर इसका चालू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या होगा? पहले क्या करोगे भाई? ये mv0 प्लस होगा, तो ये mv0 क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पे क्या? माइनस 2m इंटू क्या? 2v0 डिवाइड बाय m प्लस 2m। कितना है इसका आंसर? माइनस v0, माइनस v0। बट ध्यान रखना, माइनस v0 मतलब माइनस v0 j कैप, मतलब ये कहां पे होगा? नीचे। पोजीशन कहां पे इसका? पोजीशन। इसको मैंने 0,0 पकड़ा, ये क्या हो जाएगा? h, सॉरी 0,h। तो इसका कहां पे होगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m इंटू 0 m1 y1 प्लस क्या? m2 विच इज 2m y2 कितना है? h डिवाइड बाय क्या? 3m। तो इसका आंसर कितना है? 2h/3। तो 2h/3 मतलब कहीं पे यहां पे रहेगा 2h/3 पे, कहीं पे यहां पे क्या रहेगा इसका? सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो कहां पे आई? नीचे। कितनी आई वो? ये v0 है, 2v0 है, तो ये v0 ही आई, मतलब v0 कहां पे आई? नीचे। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है,
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वी नॉट नीचे, मतलब डायरेक्शन के साथ। एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? ये सबने कहा, हाँ g/3, गलती कर दी आपने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ, इसका क्या होता है? g कहाँ पे होता है? नीचे। ये भी g वेक्टर कहाँ पे है? g वेक्टर मतलब मैं g j कैप माइनस g j कैप। तो मुझे बताओ ये भी m g वेक्टर कहाँ पे है? नीचे। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी माइनस जी कैप, ये क्या है? 2m इंटू क्या? अगेन ये माइनस जी जे कैप डिवाइड बाय क्या होगा? 3m। तो इसका आंसर क्या है? माइनस जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? माइनस जी जे कैप है। अरे ऐड हो जाएगा ना? नहीं बट निकालना एग्जैक्ट आंसर तो इससे ही करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा, हाँ। तो ये थोड़ा ज्यादा था तो ये नीचे ही जाएगा ऐसा। मास भी है ना, अभी इसका मास सपोज मैंने 6m लिया तो फिर वो ऊपर भी जा रहा होगा। हाँ तो वो देखना पड़ेगा ना, मास इंटू वेलोसिटी देखना पड़ता है भाई। सबको समझ में है? ठीक है।